नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि कौन कौन से तरीके होते हैं, मोड्स होते हैं जिसके थ्रू एक कंपनी, एक फर्म अपनी अपनी बॉर्डर्स को एक्सपैंड करती है और अपने गुड्स और सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का काम करती है। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर समझेंगे और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिज़नेस क्या होता है। जब कभी हम बिज़नेस की बात करते हैं तो वहाँ पर सेल परचेज़ होती है और प्रॉफ़िट अर्न करना सबसे पहला मोटिव होता है यहाँ पर। और ये जब ट्रेड वर्ल्ड लेवल पर होने लगता है, यानी कि एक कंट्री से बाहर निकल कर दूसरी कंट्री के साथ होने लगता है, तो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ग्लोबल स्केल पर चालू हो जाता है, यानी कि उसमें कोई बाउंड्री बचती ही नहीं है, ऐसा कि होता है, तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन का टर्म यहाँ पर देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं इसको। और ग्लोबलाइजेशन को हम कई स्तर पर देखते हैं, जैसे कि गुड्स के फॉर्म में होता है, यहाँ पर ट्रेड होता है गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का और कई बार नॉलेज का भी होता है। तो ये सब चीज़ें एक इंटरनेशनल बिजनेस के दायरे में आती हैं। और यहाँ पर हम बात देखते हैं कि प्रोसेस है, ये इंटरेक्शन है। यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं लोग, कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स एक्सचेंज करने के लिए आइडियाज़ को, बिलीव्स को एंड कल्चर्स को। ये सारे इसके लेवल्स होते हैं। ग्लोबलाइजेशन कई लेवल पर होता है। कल्चरली होता है, बिलीव्स के सिस्टम पर होता है, आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं यहाँ पर। लेकिन प्राइमरली जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो होता है इकोनॉमिक स्तर पर, यानी कि ट्रेड के मामले में होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी मोटिव जो होता है ग्लोबलाइजेशन का वो होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मोटिव होने के साथ साथ में हम यहाँ पर बिलीव्स का, कल्चर्स का और आइडियाज़ का भी एक्सचेंज और इंटरेक्शन इंटीग्रेट करते हैं इसमें। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू एक कंपनी जिसने अभी स्टार्ट किया है बिज़नेस, या वो अपना बिज़नेस एक्सपांड करना चाहती है एक कंट्री के अंदर, वो कर चुकी है, अच्छे सा उसका ग्रोथ हो चुका है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसलिए वो बाहर के कंज्यूमर्स तक अपना माल या अपने सर्विसेज को पहुंचाती है। और किस तरह से ये वो ऐसा कर सकती है, इसके लिए हम कौन कौन से मोड्स होते हैं, तरीके हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है निर्यात करना। जब कभी एक कंपनी स्टार्टिंग में पहले ही सोचती है कि उसको क्या करना है, तो ये सबसे ज़्यादा आसान सा मेथड है यहाँ पर कि वो अपने माल को, अपने सर्विसेज को, अपने गुड्स को, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर दे दूसरी कंट्री के कंज्यूमर्स तक। और ये वो या दो तरीके से कर सकती है। इसमें दो दो टाइप्स होते हैं एक्सपोर्टिंग के, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में हम देखते हैं कि जब कभी कोई कंपनी फर्म डायरेक्टली सेल करती है अपने गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक, कंज्यूमर जो अब्रॉड में बैठे हुए हैं, यानी किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, उन तक डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देती है। किसी बीच वाले का, मीडिएटर का काम नहीं होता यहाँ पे। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं जहाँ पर एक इंटरमीडियरी आ जाता है बीच में। उसको उसको ये काम दिया जाता है कि वो जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उन तक उस गुड्स और सर्विसेज को पहुँचाए। और इनमें इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं और मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं जो ये काम करते हैं। और वो अपना कमीशन भी लेते हैं इसके लिए। इसके हम प्रोज़ एंड कॉन्स देख लेते हैं, इसका क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। एक एक्सपोर्टिंग में रिस्क बिल्कुल लो होता है, बिकॉज़ एक्सपोर्टर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगाता है स्टार्टिंग में। वो कम रिसोर्सेज के साथ में बिज़नेस स्टार्ट करता है और एक्सपांड करने की कोशिश करता है। और ये बहुत ही आसान सा मेथड है। डायरेक्ट इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना होता है। ज़्यादा आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाने की और प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक कंपनी देखती है अगर कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर किसी कंट्री में अगर उसको सेल करने से प्रॉफिट नहीं हो रहा उतना, तो वो वहाँ पर अपना ऑपरेशन बंद भी कर सकती है, क्योंकि उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसने करी नहीं होती इन सब प्रोसेस में, तो उसको बंद करने में कोई कठिनाई होती नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कॉन्स क्या हैं। ये होता है एक्सपेंसिव, जो आपका प्रोसेस जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कई बार। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के गुड्स और सर्विसेज को अंदर अपनी कंट्री में आने नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चली होती है, जैसे हमारे इंडिया में थी। 1991 से पहले हमारा जो देश था वो बाहर की कंट्रीज़ से ज़्यादा सेल परचेज़ करने का ज़्यादा मौका नहीं देता था, तो वहाँ पर हमने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। यानी कि हमको अपने देश को दूसरी दूसरी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज से बचाना था और खुद का ही प्रोड्यूस किया हुआ सामान हम लोग यहाँ पर ज़्यादा परचेज़ खरीदते थे। इसको हम प्रोटेक्शनिस्ट बोलते हैं, पॉलिसी होती है ये। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो प्रोसेस है, मोड है, वो है लाइसेंसिंग का। और यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर होम कंट्री का लेस्सी को इज़ द राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट एंड ब्रांड नेम। यहाँ पर लाइसेंस दे दिया जाता है
एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे दिया जाता है कि वो अपनी जो हमारी जो राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, टेक्नोलॉजी है, कॉपीराइट है, उसको यूज़ करे और एक फ़ीस उसको मिल जाती है उसके उसके यूज़ करने के बिहाफ़ पर। तो वहाँ पर लाइसेंसर और लाइसेंसी 2 पार्टीज़ बन जाती हैं और एसेंस इसका यही है कि लाइसेंस इज़ बाइंग द एसेट्स ऑफ अनदर फर्म, द फर्म ऑफ नो हाउ एंड R&D। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो उसने एक्वायर किया हुआ है अपनी कॉपीराइट को, टेक्नोलॉजी को, उसको एक्वायर कर लेती है एक लाइसेंसी कंपनी और उसी को दूसरी कंट्री में सेल परचेज़ करने लगती है। तो लाइसेंसिंग बहुत ही लीगल टर्म है यहाँ पर देख लीजिए तो। इसमें सेल परचेज़ होता है लाइसेंसिंग का, गुड्स और सर्विसेज़ का नहीं होता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सेल परचेज़ होती है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी परचेज़ करके एक कंपनी दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में बेचने लगती है। यही है लाइसेंसिंग का काम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके प्रोस कॉन्स कह सकते हैं। यहाँ पर भी लो इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप वही रिसर्च और डेवलपमेंट अपनी कंट्री में करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा उसमें करने में, और इसीलिए कंपनीज प्रेफर करते हैं लाइसेंसिंग लेके लेके किसी दूसरी कंट्री के जो कंपनी ने अगर कोई एक्वायर किया है नई टेक्नोलॉजी को, तो उसको डायरेक्ट परचेज करके लाइसेंस ले लेती है उसका और यहाँ पर अपनी कंट्री में उसको सेल करती है, जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क कम होता है और ही आल्सो कैन इन्वेस्टिगेट द मार्केट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। लाइसेंसर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का को टैकल करने का, देखने का अपॉर्चुनिटी होती है कि वो देखे कि किस कंट्री में उसकी उसके प्रोडक्ट उसकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। इसके लिए वो खुद इन्वेस्टिगेट करा सकती हैं मार्केट को और मार्केट को समझ कर अपना लाइसेंस इशू करती है। और जो लाइसेंसी होता है डज़ नॉट बियर द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर। यहाँ पर प्रोडक्ट फेलियर का कोई रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट था उसकी जो पहुँच है वो पहले ही किसी कंट्री में बन चुकी है और वो प्रोडक्ट अच्छा है इसीलिए उस कंट्री में फैला हुआ है। तो ये देखा जाता है नॉर्मली कि वो जो प्रोडक्ट है जो किसी अन्य कंट्री में चल रहा था वो यहाँ भी चल जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्लिगेशन कोई नहीं होती ओनरशिप की, मैनेजरियल डिसीजंस को यहाँ पर कुछ हार्म नहीं होता है और चीज़ें जो होती हैं स्मूथ चलती हैं, क्योंकि जब लाइसेंस ही ले लिया उसने तो उसमें जो लाइसेंसर होता है उसका रोल बहुत ही कम बचता है इसीलिए। और इसके जो प्रोस कॉन्स हो सकते हैं देखिए, इसमें कॉन्स देखिए, लाइसेंसिंग द राइट टू अनदर, बाय द लाइसेंसिंग द राइट टू अनदर द फर्म लूजेस कंट्रोल। यहाँ पर जो लाइसेंसर होता है उसका कंट्रोल कम हो जाता है, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइसेंस में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो लाइसेंसर कंपनी है उसको उसकी जो गुडविल बनाई थी उसने किसी अन्य कंट्री में, वो यहाँ पर लॉस होने का उसको नुकसान हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि वो जो लाइसेंसी कंपनी है जिसने लाइसेंस लिया है वो कई बार उस कंपनी को हार्म कर देती है अपनी एक्शंस के द्वारा, और यही इसका मेजर कंसर्न रह सकता है। और बोथ पार्टीज एक्शंस अफेक्ट द अनदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सीक्रेट लीक हो सकते हैं कई बार। अगर आपने कुछ टेक्नोलॉजी को परचेज़ किया है और उसको आप सही से कंटेन नहीं कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को, और वो इन्फॉर्मेशन वो सीक्रेट किसी और कंपनी को पहुँच जाते हैं, तो वो कंपनी भी उस तरह की टेक्नोलॉजी बना लेती है। तो ये ज़्यादा सबसे बड़ा चांस रहता है लीकेज का। तो ये भी एक कौन सा इसका। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो मोड है वो है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसको आप समझिए। फ्रेंचाइजिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेंचाइजी होती है इज़ अ ग्रांट परमिशन टू यूज़ अ नेम, प्रोसेस, मेथड और ट्रेडमार्क, एंड आल्सो द फ्रेंचाइजर फर्म्स असिस्ट द फ्रेंचाइजी विद द ऑपरेशंस ऑफ द फ्रेंचाइजी और सप्लाईज रॉ मटेरियल और बोथ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे बेसिक जो यहाँ पर डिफरेंस होता है वो ये होता है, यहाँ पर में क्या होता था, वो उसने राइट जो अपनी टेक्नोलॉजी थी वो बेच दिया था, दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस को यहाँ पर समझाते हैं अगले को, मेथड को जो उसमें होता है यूज़ करने का परमिशन देते हैं उसके नाम को। और यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो फ्रेंचाइज़र होता है वो कभी भी कंट्रोल नहीं होता है अपनी जो गुड्स और सर्विसेज को के ब्रांड का नाम वो ख़राब नहीं होने देता है। यहाँ पर फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, ये सारे एक कंपनीज़ यूएसए बेस्ड कंपनीज़ हैं, लेकिन उसकी ब्रांचेज़ हर हर देश में, हर कंट्री के हर शहर में होती आपको उपलब्ध मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंचाइजी दे दी है उन्होंने कि आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ करिए, मेरा मेथड यूज़ करिए और मेरी जो ब्रांड का नाम है वो यूज़ करिए। लेकिन आपको क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो क्वालिटी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वही क्वालिटी आप भी वहाँ देंगे। तो ये एक फ्रेंचाइज़र की पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है ये फ्रेंचाइजिंग का काम, इसलिए ज़्यादा ग्रो किया। और इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर एक मूवी फाउंडर के नाम से है, उसमें उसने मैकडॉनल्ड्स की
की स्टोरी केस स्टडी बताई है, बहुत अच्छी स्टोरी है और आप उसको देखेंगे तो फ्रेंचाइजिंग आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। लेकिन अभी मत देखने लगेगा, अगर आपको टाइम हो, आपके पास टाइम हो और अगर आप कोई बढ़िया मूवी देखना चाहते हैं एक, तो फाउंडर मूवी 2016 में आई थी, आप उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रेंचाइजिंग आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। और जो यहाँ पर पेमेंट होता है अंडर द एग्रीमेंट इज़ दैट द फ्रेंचाइजी पेज एन इनिशियल फीस, यहाँ पर एक इनिशियल फीस दे दी जाती है फ्रेंचाइजर को, और प्रोपोर्शन उसका जो सेल होता है या रेवेन्यू होता है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन हर साल या हर महीने उसको पे करना पड़ता है। तो ये फ्रेंचाइजिंग का एक मेजर ये यहाँ पर इसका फ़ायदा है, इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हैं। यहाँ पे भी लो इन्वेस्टमेंट होता है, लो रिस्क होता है, फ्रेंचाइजर अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कल्चर। यहाँ पर फ्रेंचाइजर जो है वो मार्केट को समझता है, उसके कल्चर्स को जानता है और कस्टम्स को, होस्ट कंट्री कस्टम्स को यहाँ पर देखता है। और इसके बाद में यहाँ पर रिस्क नहीं होता है, प्रोडक्ट फेलियर का भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो कंट्री जो पहले से ही प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतरा हुआ है उसको लेके किसी कंट्री में अगर उतारना तो वो उसको रिस्क में वहाँ पर कम होता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स है, आपका पिज़्ज़ा हट है, जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, ये सब एक कंट्री में अगर उसको उनको उनका उनकी ब्रांडिंग हो गई है तो हर कंट्री में वो भी वो उसको कंज़्यूमर परचेज़ करने के लिए रेडी होता है। तो ये है इसका, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पैसा लगा हुआ है उसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है किसी अन्य कंट्रीज़ अन्य कंज्यूमर के लिए, अन्य कंपनी के लिए जिसने फ्रेंचाइजी ली है। अगर उसको यही माल खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाना होता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए इनसे यहाँ पर रिस्क जो है इन्वेस्टमेंट लो होती है। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती है, कई बार फ्रेंचाइजी को हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर मैनेजर्स की कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर रखे, जिस हिसाब से उसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखें। तो ये बहुत बड़ा इसमें ये हर्डल होता है थोड़ा सा। और इसके बाद में यहाँ पर भी लीकेज होती है, लीकेज हो सकती है ट्रेड सीक्रेट्स की, तो ये भी एक इसका कॉन्स हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो है टर्नकी प्रोजेक्ट्स। टर्नकी प्रोजेक्ट्स को आप सिंपल भाषा में ही समझिए कि अगर आपने कोई ऑपरेशन खुद से स्टार्ट किया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके किसी एक प्रोडक्ट को बनाया, या आपने कोई नया फार्मूला ईजाद किया तो उसको बिल्ड करने करके आप किसी अन्य कंट्री के कंज्यूमर को या तो फिर कंपनी को बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही है फार्मूला इसमें। Here a firm agrees to fully carry out the design, create and equip the production facility and shift the project over the purchaser when the facility is operational। यहाँ पर यही एक इसका मेन जो शर्त होती है कि ऑपरेशन होने के बाद में ही हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। रेलेवेंट अमाउंट ऑफ द रेमुनरेशन चार्ज, यहाँ पर जो रेलेवेंट अमाउंट ऑफ द मेहनताना है या कोई इसकी जो जो पैसा मिलेगा, फीस मिलेगी, वो चार्ज हो जाएगी। इसके तीन टाइप्स होते हैं इसमें, बॉड, बिल्ड, ओन्ड, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। यहाँ पर बिल्ड करिए, बनाइए, ऑपरेट करके दिखाइए और उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये एक तरीका है। इसके बाद में बिल्ड, ऑपरेट, ओन, ट्रांसफ़र, उसको ओन कर लीजिए फिर ट्रांसफ़र करिए यहाँ पर, और लीज़ कर सकते हैं, लीज़ करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें। ये सारे तरीके होते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट से। उम्मीद करता हूँ आपको टर्नकी प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें इसके प्रोस एंड कॉन्स कह सकते हैं। ये सूटेबल है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। अगर आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पर टर्नकी प्रोजेक्ट्स को लेना बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन विद कोलैबोरेशन विद मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पर कोलैबोरेट करके हम एफिशिएंसी ला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बना सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन्स क्या हो सकते हैं इसके। टाइम टेकन प्रोसेस है इसमें, ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन में कोई अच्छा सा ऑपरेशनल एक डिज़ाइन बना दिया या नया रिसर्च डेवलपमेंट कर लिया। तो ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है और यही इसका सबसे बड़ा कॉन्स है। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है और कई बार सूटेबल नहीं होता है फॉर स्मॉल फर्म्स टू टेक एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो छोटी फर्म्स हैं लोअर इन्वेस्टमेंट वाली, उनके लिए ये बिल्कुल भी फ़ायदेमय नहीं होता है। इसलिए इसको हम देखते हैं कि लार्ज फर्म्स ही ज़्यादा यूज़ करती है टर्नकी प्रोजेक्ट्स को। और अगला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फेमस है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम एफडीआई बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। हेयर कंपनी एंटरिंग इन एन ओवरसीज़ मार्केट बाई मार्केटिंग सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। यहाँ पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है, एक कंट्री का जो बिजनेसमैन है, एमएनई है, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कई बार किसी दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन्स को इन्वेस्ट करती हैं उनकी कंपनी में, और यहाँ पर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करती हैं, यानी कि
ऐसा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं जिससे उनका कंट्रोल हो सके किसी अन्य कंट्री के कंपनी के ऊपर, और उसको एक्वायर कर लेती हैं। कई बार मर्जर उनका हो जाता है और जॉइंट वेंचर्स भी वहाँ पर होता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। कई तरीके होते हैं यहाँ पर एक एफडीआई को करने के। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फेमस मोड है ये एमएनई। यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री की कंपनी कई बार डेवलपिंग कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट करती है और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ले लेती है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपका एफडीआई का। इसके थ्रू कई बार कंपनीज़ दूसरी कंट्री में एंट्री लेती हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स को हम देखेंगे। यू कैन रिटेन कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, लेवरेज लो कॉस्ट लेबर, चीपर मटेरियल्स इटीसी। यहाँ पर देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के यहाँ अपने लोग वहाँ पर लेबर कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है डेवलपिंग कंट्री में और वहाँ पर लेबर कॉस्ट कम होती है। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं, एमएनई हैं, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज़ हैं, वो दूसरी कंट्री में लेबर कॉस्ट कम होती है और मटेरियल कॉस्ट भी कम होती है, इसीलिए वहाँ पर एंट्री लेती हैं। और यही है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कई कंपनीज़ को टैक्स बेनिफिट्स देती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो होती हैं वो टैक्स बेनिफिट्स सब प्रोवाइड करती हैं, सब्सिडीज़ देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर जाने के लिए। लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं कई सारी सुविधाएं देती हैं जो एमएनईज़ को, टू अट्रैक्ट द एफडीआई। एफडीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी कंट्री के डेवलपमेंट में। और यहाँ पर हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल रिस्क होता है। एक अगर एमएनई के या मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज़ के हिसाब से आप सोचें तो एक उस कंट्री में आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। यहाँ पर यानी यानी कि वहाँ पर कभी भी तख्ता पलट हो रहा है या कुछ वो दिक्कत हो रही है और विपक्षी दल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हों, और वो जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और इसके अलावा एक जो होता है इकोनॉमिकल जो बॉटलनेक्स होते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए अगर किसी कंट्री में आपको एक्सपांड करना है तो। यानी कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, लोअर लोअर टैक्स रेट्स होने चाहिए, उनको सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए। और ये सब चीज़ें होती हैं एक कंट्री को, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ और भी तरीके हो सकते हैं एंट्री पाने के इंटरनेशनल बिजनेस में। वो हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर मैनेजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करके बिज़नेस में भाग लेते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस में। और इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कई सारे बिजनेसमैन मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे जो उनका जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में मिल जाते हैं और उनको अच्छा तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका मिलता है। इसके बाद में जॉइंट वेंचर्स होते हैं। एक या दो कंपनीज आपस में मिलकर जॉइंट होकर वेंचर्स का रूप ले लेती हैं और एक उनका गोल होता है कि हमको ये चीज़ बनानी है या ये कुछ इजाद करना है या नई कोई डेवलपमेंट करनी है, नया कुछ डेवलप करना है, तो उसके लिए जॉइंट वेंचर्स बहुत ही अच्छा एक तरीका है। इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस होता है। स्ट्रेटेजिक तरीके से एक्वायर कर लेना किसी और कंपनी को। यानी कि अब जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, पूरी तरीके से एक्विजिशन उसमें मिल जाती है, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन बोलते हैं। और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। हमने भी एफडीआई देखा था। एफडीआई में क्या होता था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता था। अगर कंपनी को दूसरी कंपनी में एफडीआई लेना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में छोटा सा इन्वेस्टमेंट यानी कि 5 से 10% इन्वेस्टमेंट दे के वो भी एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पर उसको एक ले दे सकती है, जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये सब तरीके हैं। एक फ़र्म को डिसाइड करना, खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो किस तरह से एक मार्केट में अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचना चाहती है। और इसके लिए उसको खुद से इन सब मोड्स में से किसी एक मोड को या किसी एक या एक से ज़्यादा भी मोड्स वो चूज़ कर सकती है। और यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा चूज़ वाइसली, क्योंकि हर जो मोड है, हर एक मोड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और आपको खुद की ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर चूज़ करना चाहिए। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।